हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज से हम जो है सीजी हिस्ट्री की एक पेड क्लास चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से जो है सीजी हिस्ट्री को प्री और मेंस दोनों का साथ में लेके कवर करेंगे। अगर आप पिछले कुछ साल से अगर सीजीपीएससी का पेपर देखें तो सीजी प्री में जो है सीजीपीएससी प्री में जो है आपके बाकी सीजी के पार्ट सरल होते जा रहे हैं, जबकि जो सीजी हिस्ट्री का पार्ट है वो काफी डीप में जा रहा है। ठीक है, तो सीजी हिस्ट्री के क्वेश्चन आज भी जो है डिफिकल्ट थोड़े से आ रहे हैं, जबकि सीजी के अन्य पार्ट के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इजी होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है हम सीजी के लिए जो हिस्ट्री का पार्ट है उसको हम आज से डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। ये एक पेड क्लास होगी। इसमें आपको फायदा ये मिलेगा कि हम इसको डीप में पढ़ेंगे तो आपको प्री और मेंस ये दोनों में काम आने वाला है। इसकी फीस जो रहेगी वो 500 रुपीज रहेगी। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका डिटेल आपको जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप इस क्लास को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर हम बात करें, बहुत से स्टूडेंट के मन में यह आएगा कि हमारी सीजी हिस्ट्री की क्लास तो यूट्यूब में पहले से मौजूद है। हम सीजी हिस्ट्री के टोटल 52 वीडियो को कवर किए हुए थे, जिसमें हमने सीजी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो वीडियो जो थे वो 3 साल पुराने वीडियो है। ठीक है, तो 3 साल पुराने, उस समय आपको भी पता होगा मार्केट में केवल एक आध बुक आती थी जिससे हमने सीजी हिस्ट्री को कवर किया था। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे पास हिंदी ग्रंथ एकेडमी की 8 से 9 बुक जो है वो सीजी हिस्ट्री के ऊपर आती है। और वो अगर आप वो वीडियो को, अगर आज का वीडियो आप देख लीजिए और यही वीडियो जो है आप पुराने समय में जाकर पुराने वीडियो जो हमारा सीजी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में होगा, आप दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। आप देखेंगे खुद कि आप दोनों में डिफरेंस पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अब हम सीजी हिस्ट्री को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं, नीचे डिटेल में सब जानकारी आपको मिल जाएगी। हम जो सीजी हिस्ट्री हमारी प्लानिंग इस हिसाब से है कि अब जो है मैं आपको जब पढ़ाते रहूंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे जो है प्री में क्या क्वेश्चन आया हुआ है और मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ में कवर कराते हुए चलूंगा। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे हम जो है सीजी हिस्ट्री को, क्योंकि सीजी हिस्ट्री भी 3 भाग में बटा हुआ है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तो हम सीजी हिस्ट्री को चालू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से और फिर उल्टा घूम के हम जाएंगे एंशिएंट और मिडाइवल, तब पढ़ेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारा जो सीजी का एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री है, यानी कलचुरी काल तक, वो पूरे राजवंश से संबंधित है। उसमें जो है आपको समझने से ज्यादा जो है वो याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं। और अगर आप पेपर भी देखेंगे तो हमारे पेपर में ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं। इसी के लिए जो है हम इसको सीजी हिस्ट्री को चालू करेंगे हम मराठा काल से, और मराठा काल से कंप्लीट करते हुए हम जाएंगे पूरा आखिरी तक, स्वतंत्रता तक, और वापस घूम के फिर आएंगे और राजवंश वाला पार्ट तब करेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके जो पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और दूसरा जब हमारा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम पूरी चीज स्टोरी के हिसाब से पढ़ेंगे, तो आपको वो चीजें याद करने में भी आसानी होगी, और आपको जो है उसको जब आप याद कर लेंगे तो लिखने में भी आपको आसानी होगी। और जब आपकी पकड़ बन जाएगी उसके बाद हम जो है जब हम रटने वाला पार्ट या याद करने वाले पार्ट में जाएंगे तो आपको वो पढ़ने में भी आपकी रिदम बने रहेगी, तो आसानी होगी। ठीक है, तो हम जो है छत्तीसगढ़ के मराठा शासन से आज क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ के मराठा शासन के पहले जो है वो कलचुरी काल रहा है, तो कलचुरी काल किस तरीके से अंत हुआ उसको देखते हुए, आपकी एक स्टोरी बिल्डअप करते हुए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर हम मराठा शासन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मराठा काल से पहले लगभग 707 साल जो है लगभग छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन रहा है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में कलचुरी की मतलब छत्तीसगढ़ में कलचुरी जो थे वो 2 शाखाएं थी कलचुरियों की, एक थी रतनपुर की शाखा और एक थी रायपुर की शाखा। तो जो रतनपुर की शाखा थी कलचुरियों की, वो जो थी मध्य प्रदेश यानी त्रिपुरी में कलचुरियों की एक शाखा थी, उसी की एक शाखा अलग हुई त्रिपुरी से और रतनपुर में स्थापित हुई, तो इसको हम रतनपुर के कलचुरियों के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर जो है रतनपुर की एक शाखा जो छत्तीसगढ़ में थी, उसी से हटकर यानी रतनपुर की शाखा टूटकर एक और शाखा बन गई कलचुरियों की, वो कहलाई रायपुर की शाखा। क्योंकि ये रतनपुर की शाखा बड़ी शाखा थी और उसी से टूटकर एक अन्य शाखा छत्तीसगढ़ में बनी रायपुर शाखा, जो कि इसी का
भाग थी, इसी के लिए हम रायपुर के कलचुरियों की शाखा को बोलते हैं लहुरी शाखा। लहुरी यानी छोटा, तो रतनपुर की छोटी शाखा कौन सी थी? रायपुर शाखा। इसी के लिए रायपुर के कलचुरियों की शाखा को लहुरी शाखा भी कहा जाता था। आपको याद रखना है, रायपुर के कलचुरियों की शाखा को लहुरी शाखा भी कहा जाता है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रायपुर की कलचुरी की शाखा लहुरी शाखा। अब हम यहाँ पर रतनपुर के कलचुरियों की ओर ध्यान देते हैं, फिर हम कवर करेंगे रायपुर के कलचुरी का आखिरी भाग। तो रतनपुर के कलचुरियों में एक राजा हुए थे जिसका नाम था रणजीत साय। इनका शासनकाल जो है लगभग 1675 से 1689 ईस्वी के आसपास रहा है। 1675 से 1689 ईस्वी के आसपास रणजीत साय का शासन रहा है। तो जो कलचुरी शासक थे रतनपुर के रणजीत साय, उनके 3 पुत्र थे, जिसमें एक पुत्र था तखत सिंह, एक पुत्र थे सिरदार सिंह और एक पुत्र थे रघुनाथ सिंह। यानी रणजीत साय के टोटल 3 बेटे थे, तखत सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो जब रणजीत साय की मृत्यु हुई तो जो रतनपुर के कलचुरी शासक बनते हैं उनका नाम था तखत सिंह। यानी तखत सिंह जो है 1689 में रणजीत साय की मृत्यु होती, तो उनके बड़े बेटे तखत सिंह जो है कलचुरियों के शासक बनते हैं 1689 से 1691 ईस्वी, यानी केवल 2 से 3 साल ही इनका शासन रहता है। अगर हम तखत सिंह की बात करें तो तखत सिंह ने जो है अपने नाम पर एक नगर बसाया था जिसको हम तखतपुर बोलते हैं। ठीक है, जो वर्तमान का तखतपुर है वो तखत सिंह के द्वारा ही बसाया गया था। यहाँ पर जो है हमको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर कि तखत सिंह जो रहते हैं उनकी कोई भी संतान नहीं होती रहती। तो तखत सिंह क्या करते हैं कि एक लड़का पैदा करने के लिए, एक संतान पैदा करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम रहता है बड़गैया। उस ब्राह्मण बड़गैया से अपनी वाइफ की नियोग प्रथा करवाते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, तखत सिंह की कोई भी संतान नहीं रहती, इसी के लिए वो क्या करते हैं, एक ब्राह्मण बड़गैया रहते हैं, उनसे अपने वाइफ की जो है नियोग प्रथा करवाते हैं। यानी वो बेटा किसका हुआ, तखत सिंह का नहीं होगा, बल्कि वो बेटा किसका हुआ, ब्राह्मण बड़गैया का हुआ। यानी यहाँ पर तखत सिंह को अगर कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो ब्राह्मण बड़गैया के पास जाते हैं और उनसे अपने वाइफ की नियोग प्रथा करवाते हैं और उससे उनको एक संतान की प्राप्ति होती है। वो संतान का नाम रहता है राज सिंह। क्लियर है? तो तखत सिंह की कोई संतान नहीं है, संतान किसकी है, ब्राह्मण बड़गैया की, जिससे तखत सिंह की वाइफ की नियोग प्रथा होती है और उनसे जो संतान प्राप्ति होती है वो होता है राज सिंह। अब यहाँ पर यह बात उठती है कि हमको ये जानकारी कहां से मिलती है कि तखत सिंह की वाइफ ने तखत सिंह की नियोग प्रथा के द्वारा जो है ब्राह्मण बड़गैया से करवाकर एक संतान प्राप्ति की थी जिसका नाम राज सिंह था। ये जानकारी हमको मिलती है पंडित सीलदास शास्त्री का एक बुक है जिसका नाम है इतिहास समुच्चय। यह इस बुक को बोलते हैं हम रतनपुर इतिहास समुच्चय। ये पेपर में भी आया हुआ है कि इतिहास समुच्चय किसकी बुक है। ठीक है, तो इतिहास समुच्चय सीलदास शास्त्री की बुक है, या इसको रतनपुर इतिहास समुच्चय बोलते हैं, जिससे हमको ये जानकारी मिलती है कि तखत सिंह ने नियोग प्रथा के द्वारा एक संतान प्राप्ति की थी जिसका नाम था राज सिंह। क्लियर है? अब जब तखत सिंह की मृत्यु होती है तो तखत सिंह की मृत्यु के बाद जो उनका बेटा रहता है जिसका नाम रहता है राज सिंह, वो जो है रतनपुर के कलचुरियों का शासक बन जाता है। ठीक है, तो राज सिंह शासक रहते हैं 1691 से लेकर 1712 ईस्वी तक। ठीक है, तो राज सिंह को भी एक संतान प्राप्ति होती है जिसका नाम रहता है विश्वनाथ सिंह। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। राज सिंह जो है वो कलचुरी के शासक बनते हैं 1691 में। 1691 से लेकर 1712 तक राज सिंह शासक रहते हैं। राज सिंह की भी जो है एक संतान होती है जिसका नाम रहता है विश्वनाथ सिंह। लेकिन विश्वनाथ सिंह को जो है एक दिन अचानक ये पता चलता है कि वो छत्तीसगढ़ के जो रतनपुर के कलचुरी है वो उनका बेटा ही नहीं है। यानी क्योंकि विश्वनाथ सिंह जो है उसके पिता है राज सिंह, और राज सिंह जो था वो ब्राह्मण बड़गैया से पैदा हुआ था, ना कि उनके पिता तखत सिंह की संतान थी वो। इसी के लिए ये बात जब विश्वनाथ सिंह को पता चलती है कि जो उनके पिता हैं वो भी कलचुरी वंश के नहीं है और वो खुद कलचुरी वंश का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है तखत सिंह की संतान जो राज सिंह थी वो एक्चुअल में ब्राह्मण बड़गैया की संतान थी। तो ये जैसे ही विश्वनाथ सिंह को ये खबर लगती है
कि वो जो है इस कलचुरी वंश का नहीं है, बल्कि उसके पिता जो है वो नियोग प्रथा के द्वारा पैदा हुए हैं, तो ये वो इस चीज को सह नहीं पाता और वो जाकर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो विश्वनाथ सिंह जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राज सिंह जो रहते हैं उनके पिता वो कलचुरी वंश के नहीं रहते, जिस कारण विश्वनाथ सिंह को भी वो अपने आप को आघात पहुंचाते हैं कि उनके पिता कलचुरी वंश के नहीं है, इसलिए वो जो है अपने ही प्राण त्याग देते हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ सिंह आत्महत्या कर लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है राज सिंह के बारे में कुछ देख लेते हैं। राज सिंह का जो शासन काल है वो रहता है 1691 से लेकर 1712 ईस्वी तक। राज सिंह की अगर बात करें तो राज सिंह मुख्य रूप से अगर हम देखें, राज सिंह ने एक महल का निर्माण करवाया था। सबसे पहले राज सिंह भी अपने नाम पर जो है एक शहर बसाते हैं जिसको राजपुर के नाम से जाना जाता है और उसी को जूना शहर भी बोलते हैं। ठीक है, राजपुर या जूना शहर। ठीक है, ये दोनों एक ही स्थल है, रतनपुर के पास स्थित है। तो राज सिंह अपने नाम पर राजपुर नगर बसाते हैं जिसको जूना शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है राज सिंह जो रहते हैं एक जो राजपुर नामक नगर है या जूना शहर है, वहां पर एक महल का निर्माण कराते हैं जिसको बादल महल भी कहते हैं या इसको सतखंडा महल भी कहा जाता है। ठीक है, तो राज सिंह जो है अपनी वाइफ कजरा देवी को ये महल को समर्पित करते हैं। तो आपको याद रखना है बादल महल या सतखंडा महल जो है वो कहाँ स्थित है? रतनपुर के राजपुर नामक जगह में या जूना शहर में। ठीक है, अगर राजपुर ऑप्शन में आ रहा है तो आपको वही लेना है, जूना शहर आ रहा है वही ले रहा है, अगर ये दोनों नहीं आ रहा और रतनपुर आ रहा है तो रतनपुर को लेना है तो चल जाएगा। ठीक है, तो बादल महल का निर्माण भी कौन करवाया? राज सिंह ने कराया, अपनी रानी कजरा देवी को समर्पित किया है। तो बादल महल या सतखंडा महल उसी को कहा जाता है, क्योंकि उस जो महल है वो 7 खंडों में बटा हुआ था, इसलिए उसको सतखंडा महल भी कहते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, बादल महल कहाँ स्थित है या इसका निर्माण किसने करवाया। अब आगे बढ़ते हैं। तो राज सिंह के दरबार में भी एक दरबारी कवि रहता था जिसका नाम है गोपाल मिश्र। ठीक है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि है? राज सिंह के दरबारी कवि है। गोपाल मिश्र ने जो राज सिंह के मतलब आप बोल लीजिए श्रेय में रहते हुए, उनकी दरबार कवि रहते हुए एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है खूब तमाशा। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये गोपाल मिश्र की रचना है खूब तमाशा। इसके अलावा गोपाल मिश्र की अन्य रचनाएं हैं जैमिनी अश्वमेध, सुदामा चरित, भक्ति चिंतामणि और राम प्रताप अधूरी। यानी राम प्रताप भी उनकी एक रचना है, लेकिन वो उनकी जब मृत्यु होती तो पूरी नहीं कर पाते, तो इसलिए हम इसको अधूरी लिखे हैं। जब गोपाल मिश्र के बेटे माखन मिश्र जो है वो इसको आगे चलकर पूरा करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है गोपाल मिश्र की रचनाएं पेपर में पूछी गई है। तो रचनाएं खूब तमाशा, सुदामा चरित, भक्ति चिंतामणि, जैमिनी अश्वमेध और राम प्रताप अधूरी। ठीक है, तो ये 5 रचनाएं जो है गोपाल मिश्र की, जिसमें ज्यादातर पेपर में खूब तमाशा के बारे में पूछा जाता है। और ये चारों या पांचों भी देख के इसमें से पूछ दिया जाता है इनमें गोपाल मिश्र की कौन सी रचना है, 1 2 3 3 2 1 कूट वाले क्वेश्चन में। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे? राज सिंह के। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो राज सिंह जो रहते हैं उनकी भी कोई संतान अब बचती नहीं, क्योंकि विश्वनाथ सिंह उनकी संतान रहती है और विश्वनाथ सिंह जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है मोहन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मराठा का बेस यहीं से स्टार्ट होता है, जो छत्तीसगढ़ में मराठा काल आया है। कि यहाँ पर जो रहता है राज सिंह के दरबार में एक व्यक्ति रहते हैं जिसका नाम रहता है मोहन सिंह। वो मोहन सिंह रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित रहते हैं, उनका रतनपुर से कोई लेना देना नहीं रहता। वो रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित रहते हैं और राज सिंह के दरबार में रहते हैं और अपने जो है राज सिंह की इतनी चापलूसी करते हैं कि राज सिंह उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो राज सिंह, क्योंकि उनका जो उत्तराधिकारी है वो विश्वनाथ सिंह होना था, लेकिन विश्वनाथ सिंह की मृत्यु हो जाती है, वो आत्महत्या कर लेते हैं, इसलिए राज सिंह को खुश करते हैं मोहन सिंह और राज सिंह जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं मोहन सिंह को। क्लियर है? तो यहाँ पर जब 1712 में राज सिंह की मृत्यु होती रहती है तो उस समय मोहन सिंह जो रहते हैं वो शिकार करने गए रहते हैं, क्योंकि कलचुरी वंश की एक परंपरा थी, जब राजा मरते हुए जिसको मुकुट पहना के जाता था वही कलचुरी वंश का अगला शासक होता था। क्योंकि राज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी मोहन सिंह को घोषित किया था और मोहन सिंह जब राज सिंह की मृत्यु हो रही थी तो वो कहाँ गए हुए थे? शिकार करने। इसी के लिए राज सिंह क्या करते हैं, मरते वक्त अपने जो चाचा रहते हैं सिरदार सिंह, उसको मुकुट पहना देते हैं। यानी अब कलचुरी वंश के जो अगले शासक बन जाते हैं वो बन जाते हैं सिरदार सिंह।
ठीक है, जो कि राज सिंह के चाचा रहते हैं। क्लियर है। तो यहां पर जो है मोहन सिंह को जब ये पता चलता है कि सिद्धार्थ सिंह को कलचुरी शासक बना दिया गया है, तो मोहन सिंह काफी नाराज हो जाते हैं और वो सिद्धार्थ सिंह पर आकर आक्रमण करके अपनी सत्ता को हथियाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ सिंह जो रहते हैं उस समय मजबूत रहते हैं और अपनी सेना के तहत मोहन सिंह को वो परास्त कर देते हैं और मोहन सिंह जो है यहां से हार जाता है और वो गुस्सा होकर चले जाता है नागपुर के भोसला वंश के शासकों के पास। क्लियर है। तो नागपुर के भोसला वंश के शासकों के पास कौन जाता है? मोहन सिंह जाता है। और आपको याद रखना है मोहन सिंह का संबंध रायपुर के कलचुरी वंश से रहा है। ठीक है। लेकिन आपको जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि मोहन सिंह कभी कलचुरियों का राजा बना है? कभी नहीं बना है। ठीक है, आगे हम उसको कवर करेंगे तो आपको उसको वो भी समझ आएगा कि मोहन सिंह कभी भी कलचुरी वंश के शासक नहीं बने हैं। अब यहां पर मोहन सिंह चले गए नागपुर के भोसला शासक यानी मराठों के पास। अब यहां पर शासक है सिद्धार्थ सिंह 1712 से 1732 तक। 1732 में सिद्धार्थ सिंह की मृत्यु होती है और सिद्धार्थ सिंह की भी कोई संतान नहीं रहती, इसलिए जो है सिद्धार्थ सिंह अपने भाई रघुनाथ सिंह को कलचुरियों के शासक बना देता है। यानी सिद्धार्थ सिंह के बाद जो कलचुरी वंश के अगले शासक बनते हैं वो उन्हीं के भाई रघुनाथ सिंह बनते हैं। ठीक है। तो रघुनाथ सिंह जब शासक बनते हैं तो इसकी उम्र रहती है लगभग 60 वर्ष की। ठीक है। जब रघुनाथ सिंह शासक बन रहे हैं कलचुरियों के तो इनकी एज लगभग 60 वर्ष की रहती है। 1732 से 41 तक रघुनाथ सिंह ही शासक रहते हैं कलचुरियों के। क्लियर है। तो यहां पर जो है आगे हम आपको इसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें कि यहां पर आपको एक चीज और बता दूं कि शिवदास शास्त्री की एक बुक हमने पढ़ी है इतिहास समुच्चय, एक बुक है रतनपुर आख्यान। आपको ये भी याद रखना है कि रतनपुर आख्यान भी जो है वो शिवदास शास्त्री की बुक है और इतिहास समुच्चय भी शिवदास शास्त्री की बुक है। अब यहां पर जो है रघुनाथ सिंह 1732 से 1741 तक रतनपुर के शासक बने रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब देखते हैं कि मराठा आक्रमण के क्या कारण हैं, यानी यहां पर किस कारण से मराठों ने कलचुरियों पर आक्रमण किया। ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा मोहन सिंह कहां चले गए नाराज होकर? नागपुर के मराठों के पास। ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम शासक है रघुनाथ सिंह रतनपुर के कलचुरियों के। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण के क्या कारण थे, यानी मराठों ने कलचुरियों पर आक्रमण क्यों किया। तो ये जो है आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या कारण थे कि या किन कारणों से मराठों ने कलचुरियों पर हमला किया, या पूछ सकते हैं कि मराठा आक्रमण के कारण क्या थे, या इसी को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मराठों के विजय होने के क्या कारण थे। वो सब हम इसी क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे जो हम मैं समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मराठा आक्रमण के कारण क्या है। तो सबसे पहले है पहला कारण रघु जी की ऋणग्रस्तता। तो ये रघु जी कौन है? जब यहां पर 1741 के आसपास की हम बात कर रहे हैं तो उस समय जो नागपुर में जो वंश चल रहा था वो वंश का नाम था भोसला वंश। आपको याद रखना है जो नागपुर के मराठों का वंश था उसका नाम था भोसला वंश। ठीक है। भोसला वंश पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि मराठों के एक वंश का नाम क्या है, तो भोसला वंश था। ठीक है। तो जब यहां पर भोसला वंश का 1741 के आसपास भोसले वंश के जो शासक थे यानी नागपुर के राजा का नाम था वो था रघु जी प्रथम। ठीक है। रघु जी फर्स्ट जो थे वो इस समय जो थे मराठों के शासक थे। अब यहां पर सबसे पहला है रघु जी की ऋणग्रस्तता, यानी हम इसी रघु जी की बात कर रहे हैं जो कि भोसला वंश के शासक थे यहां पर। तो यहां पर जो है रघु जी जो है इस समय जो है ये ठानते हैं कि उनको बंगाल में आक्रमण करने जाना है। आगे हम पढ़ेंगे कि बंगाल में आक्रमण करने क्यों जा रहे थे, बस अभी हम ये देख लेते हैं कि जो रघु जी भोसले थे उनको जाना था बंगाल में आक्रमण करने के लिए। ठीक है। तो उनकी एक बड़ी सेना थी, वो बड़ी सेना जो है वो उनको पैदल यात्रा करते हुए नागपुर से भेजना था बंगाल की ओर। अब यहाँ पर रघु जी जो थे वो राजा बनते समय उन्होंने काफी ज्यादा पैसे वेस्ट किए थे, तो बहुत लोगों से उन्होंने ऋण लिया था, अब उनको ऋण को चुकाना भी था। तो यहाँ पर रघु जी भोसले के पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी। इसी के लिए जब उनकी सेना जो है वहां से निकली हमारे मुख्य रूप से नागपुर से बंगाल आक्रमण में जाने के लिए, तो उनको पता था कि रास्ते में उनका पड़ने वाला है रतनपुर का क्षेत्र, क्योंकि वो पैसों से काफी ज्यादा उनको पैसों की जरूरत थी। इसी के लिए जब उनकी सेना नागपुर से लेकर जा रही थी बंगाल, तो वो क्या किए, नागपुर से चलते हुए जैसे ही बुंदेलखंड के क्षेत्र से होते हुए वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करे और अपनी सेना स्थापित की उन्होंने दुर्ग में।
ठीक है, यानी नागपुर से सेना चलते हुए आ गई दुर्ग में। अब दुर्ग में उनको था, दुर्ग में उनकी सेना आ गई। तो आप देखिए यहाँ पर रतनपुर, यहाँ पे कलचुरियों की दो शाखा थी, एक थी रतनपुर और एक थी रायपुर। रतनपुर पड़ता है बिलासपुर में, रायपुर पास था। तो आप खुद सोचिए, दुर्ग में जब उनकी सेना यहाँ पर आ चुकी है तो उनको पास की आक्रमण करना किसमें आसान था? रायपुर में आसान था कि रतनपुर में आसान था? तो उनको आक्रमण करना आसान था रायपुर में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मोहन सिंह गए हुए थे कहां पे? नागपुर में। और मोहन सिंह कौन से वंश से संबंधित थे? रायपुर के कलचुरी वंश से संबंधित थे। इसी के लिए यही कारण था कि रघु जी की जो सेना थी वो रायपुर में आक्रमण नहीं की, क्योंकि मोहन सिंह नागपुर गए हुए थे। तो इसलिए जो है उनकी सेना रतनपुर में आक्रमण की, ना कि रायपुर में। तो दुर्ग में जब उनकी सेना आकर रुकी तो रघु जी भोसले जो है अपना संदेश पहुंचाते हैं कहां पर? उनकी सेना के जो संदेश रहता है वो पहुंचते हैं रतनपुर के शासक रघुनाथ सिंह के पास, क्योंकि रघुनाथ सिंह इस समय काफी बुजुर्ग रहते हैं और कुछ समय पहले ही उनके बेटे की भी मृत्यु हुई रहती है। तो रघुनाथ सिंह जो है वो ध्यान नहीं देते कि रघु जी भोसले क्या संदेश भिजवा रहे हैं। तो जब यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता तब यहाँ पर मराठा सेना का जो संयम था वो टूट जाता है और ये जो है पैसों को हथियाने के लिए जो रघु जी की सेना रहती है वो आक्रमण करती है रतनपुर के कलचुरियों पर। रायपुर में क्यों नहीं की? क्योंकि मोहन सिंह जो था वो रायपुर के कलचुरी संबंधित था और वो कहीं ना कहीं नागपुर के मराठों से मिला हुआ था। इसी के लिए जो है जो मराठा सेना है वो आक्रमण कहां करती है? रतनपुर के कलचुरियों में, जहां के शासक रहते हैं रघुनाथ सिंह। तो आपको ये एक चीज याद रखना है कि जो यहाँ पर रघु जी की सेना जो बंगाल में आक्रमण करने जा रही है उसको लीड करने वाला सेनापति कौन था? तो उसको लीड करने वाले सेनापति का नाम है भास्कर पंत। ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि रतनपुर पर जब आक्रमण हुआ तो उस समय किस व्यक्ति ने रतनपुर पर आक्रमण किया था मराठों के साथ? वो था भास्कर पंत, जो कि रघु जी भोसले की सेना का सेनापति था। तो इसके नेतृत्व में रतनपुर के कलचुरियों पर आक्रमण हुआ। ठीक है, तो यहां पर अगला है जो दूसरा पॉइंट है, रतनपुर का क्षेत्र उपजाऊ होना। अब रतनपुर का क्षेत्र जो था वो कृषि से संबंधित क्षेत्रों में काफी फल फूल रहा था और इतनी बड़ी सेना का रख रखाव के लिए बहुत सारे भोजन की आवश्यकता थी। तो वो भोजन को इकट्ठा करने के लिए जो है, क्योंकि रतनपुर का क्षेत्र उपजाऊ था, तो यहां से जो है इन नागपुर की सेना को आसानी से भोजन की प्राप्ति हो सकती थी। इसी के लिए रतनपुर पर आक्रमण किए, ये सेकंड कारण है। तीसरा कारण है मोहन सिंह का षड्यंत्र। जैसे कि मैंने बताया, राज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी मोहन सिंह को बनाया था, लेकिन मोहन सिंह जो है वो राज सिंह की बातों पर, क्योंकि राज सिंह का उत्तराधिकारी वो था, वो जब उनकी मृत्यु हुई तो मोहन सिंह शिकार में गए थे तो शासक बन गए थे सिरदार सिंह। तो मोहन सिंह नाराज होकर चले गए थे नागपुर के शासक रघु जी भोसले के पास। तो यहाँ पर मोहन सिंह जो है रघु जी भोसले को काफी चापलूसी करता है और रघु जी भोसले का खास व्यक्ति बन जाता है। तो यहाँ पर मोहन सिंह षड्यंत्र रचवाता है कि हमको जो है यहाँ पर रतनपुर के कलचुरियों पर आक्रमण करना है। तो कहीं ना कहीं जो है मोहन सिंह भी षड्यंत्र रचता है कि वो रतनपुर के कलचुरियों को हरवाकर खुद वहां का शासक बन सके। इसलिए जो है मोहन सिंह का षड्यंत्र तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है मीर हबीब का आमंत्रण। आपको नाम याद रखना चाहिए, मीर हबीब कभी भी पेपर में आ सकता है प्री में। तो मीर हबीब कौन था? इस समय जो है एक बंगाल के शासक थे जिसका नाम था अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां के समय क्या करते हैं, मीर हबीब जो आते हैं वो नागपुर के भोसला शासक रघु जी भोसले के पास आते हैं और उनको जो है एक वहां पर एक संदेश देते हैं कि हम जो है बंगाल के शासक अलीवर्दी खां आपको किसी भी तरीके का कर नहीं दे रहा है, यानी कोई भी पैसा जो है बंगाल शासक नागपुर के शासकों को नहीं दे रहे हैं। तो आप मेरा साथ दीजिए, अपनी सेना को मेरे साथ भेजिए और आप अलीवर्दी खां पर आक्रमण करके उसको जो है बंगाल के शासक पद से हटवा दो और मेरे को जो है यानी मीर हबीब को वहां का शासक बनवा दो। तो जब भी मीर हबीब बंगाल का शासक बनेगा तो मीर हबीब आपको निश्चित तौर पर एक कर के रूप में राशि भी प्रदान करेगा। तो मीर हबीब यहाँ पर लालच देता है रघु जी भोसले को। तो मीर हबीब बंगाल का शासक बनने के लिए जो है ये लालच देता है और यही कारण है कि रघु जी भोसले भास्कर पंत के नेतृत्व में अपनी सेना बंगाल में आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो मीर हबीब बंगाल का शासक बनना चाहता था, इसी के लिए यहां पर जो है जो भोसला सेना थी वो गई थी बंगाल में आक्रमण करने के लिए। अगला जो है पांचवा, राजवंश की शक्ति का विभाजन।
तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, कलचुरी की दो शाखा बढ़ गई थी, रतनपुर और रायपुर के कलचुरी। तो ये जो विभाजन, भाइयों में मतभेदों के कारण ये राज्य शासन का विभाजन करना पड़ा। रतनपुर और रायपुर दो शाखाओं में बांटने पड़े और दोनों ही शाखा एक दूसरे को कुछ भी सपोर्ट नहीं करती थी। तो यही कारण है कि मराठों ने देखा कि ये दोनों शाखा तो आपस में मिलेंगी नहीं, तो ये हमारे लिए आसान शिकार है कि हम इनको आसानी से हरा सकते हैं। इसी के लिए जो है ये मतभेद का फायदा उठाते हुए मराठों ने आक्रमण कहां किया? कलचुरी वंश के रतनपुर के शासक के ऊपर। अगला है छठवां, राजा की दुर्बलता। जैसे कि मैंने बताया, राजा जो 60 वर्ष की उम्र में तो यहाँ पे शासक बने थे रघुनाथ सिंह। उसके बाद जो है इनके पुत्र वियोग में भी बैठे थे, कुछ समय पहले इनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो ये जानते थे कि हम इनके ऊपर आक्रमण करेंगे तो ये लड़ने की स्थिति में ही नहीं है और आसानी से अपना शासन जो है वो सौंप देंगे। ठीक है, तो राजा की दुर्बलता अगला कारण है। और आखिरी कारण है जमींदारों का असहयोग। जैसे कि मैंने बताया, जब कलचुरी वंश के एक शासक थे, आगे हम पढ़ेंगे, जब कलचुरी वंश कल्याण साय के बाद जितने भी कलचुरी वंश के शासक हुए, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ था, जमींदारी क्षेत्र और खालसा क्षेत्र। वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, जब खालसा क्षेत्र समझाऊंगा क्या होता था। तो जो जमींदारियां होती थी वो अब जो है इनको पैसा नहीं दे रही थी, यानी वो कलचुरी शासकों को पैसा नहीं दे रही थी। और यहां तक जो कलचुरी शासक के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते थे वो भी धीरे धीरे हड़पना चालू कर दी थी। यानी जमींदार जो थे वो भी ये जानते थे कि कलचुरी शासक अब दुर्बल हो गए हैं और वो धीरे धीरे कलचुरी जो शासक थे उन्हीं का विरोध करने लगे थे और उन्हीं के क्षेत्र को हड़पने लगे थे। तो ये मतभेद का भी फायदा मराठों ने उठाया। तो ओवरऑल इतने कारण थे कि मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, विशेषकर रतनपुर पर आक्रमण किया। क्लियर है? अब यहां पर हम देखते हैं कि जब भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया तो क्या क्या हुआ। तो यहां पर अगर हम बात करें, आपको डेट याद रखना है, सन 1741 में 1741 ईस्वी में भास्कर पंत, जो कि रघुजी भोसले की मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहां आक्रमण किया? रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया। तो भास्कर पंत जब आक्रमण करने गया था तो रघुनाथ सिंह तो लड़ने की स्थिति में नहीं थे, वो बिना लड़े ही सरेंडर कर दिए थे। तो एक का केवल जमींदार था जो रघुनाथ सिंह को बचाने का प्रयास करने आया था। तो वो जमींदार था छुरी का जमींदार राघव सिंह। आपको नाम याद रखना है, छुरी का जमींदार। छुरी जो जमींदारी थी कोरबा के आसपास के क्षेत्र में, उसका जमींदार था, उसका नाम था राघव सिंह। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि रघु, राघव, रघुनाथ ये तीनों एक ही टाइप के नाम है। तो जो छुरी का जमींदार था राघव सिंह, उसने ये प्रयास किया कि रघुनाथ सिंह को बचा लिया जाए, इसलिए अपनी सेना लेकर भास्कर पंत के ऊपर आक्रमण करने आए। लेकिन भास्कर पंत की सेना इतनी मजबूत थी, उसके पास तो बम गोले भी थे, ठीक है, उसकी घुड़सवार सेना भी थी, बड़ी लंबी सेना थी। तो यहाँ पे छुरी के जमींदार राघव सिंह को भास्कर पंत मार देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर छुरी के जमींदार राघव सिंह एकमात्र ऐसे जमींदार थे जो रघुनाथ सिंह के पक्ष में यहाँ पर लड़ने आए थे, लेकिन उनको भी मार दिया गया। अब यहाँ पर अगला पॉइंट ये बनता है कि भास्कर पंत जो थे उनको एक किला, रतनपुर का किला था, रतनपुर के किले में कई सारे दरवाजे थे। अब भास्कर पंत को यह समझ नहीं आया कि वो किस दरवाजे से किले में प्रवेश कर सकता है। तो उसने जो है आसपास की जनता से पता लगाया कि कौन सा दरवाजा मेन दरवाजा है। तो उन्होंने जनता को यह डर दिखाया कि अगर आप हमको मेन दरवाजा नहीं बताओगे तो हम जब जीत जाएंगे तो आपसे बहुत सारे पैसे वसूल करेंगे, और जो हमको बता देगा कि कौन से दरवाजे से प्रवेश करना है तो वो चीज जो है हम जो है उसके कर को माफ कर देंगे। तो यहाँ पर जनता को लुभावने वादे कर भास्कर पंत ने जो स्थानीय जनता थी उससे पता लगाया कि रतनपुर के किले में घुसने का जो मेन दरवाजा है उसका नाम है सेमर दरवाजा। ठीक है, तो सेमर दरवाजा जो है वो मेन दरवाजा किले में प्रवेश करने के लिए, तो भास्कर पंत ने क्या किया, इस सेमर दरवाजे को बम से उड़वा दिया। गोला साथ में लेके गया था, उससे जो है सेमर दरवाजे को उड़ा दिया, जिससे रतनपुर के किले में मराठा सेना बहुत आसानी से अंदर प्रवेश कर गई। अब जैसे ही यहाँ पर सेना प्रवेश की तो यहाँ पर रघुनाथ सिंह की दो पत्नियां थी, एक का नाम था पदम कुंवर और एक का नाम था लक्ष्मण कुंवर। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पदम कुंवर और लक्ष्मण कुंवर जो थी ये बस्तर के राजा थे जिसका नाम था भुवनेश्वर देव। उनकी जो थी बेटियां थी, भुवनेश्वर देव की बेटियां थी पदम कुंवर और लक्ष्मण कुंवर, यानी ये दोनों आपस में सगी बहनें थी।
ठीक है। तो लक्ष्मण कुंवर और पदम कुंवर यहाँ पर ये निर्णय लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही भास्कर पंत आक्रमण करता है और किले में प्रवेश कर जाता है तो उनको पता है कि अब वो हमको मार देगा, और रघुनाथ सिंह लड़ने की कंडीशन में नहीं थे, इसलिए पदम कुंवर और लक्ष्मण कुंवर जो है व्हाइट फ्लैग दिखाते हैं, यानी सफेद झंडा दिखाते हैं, और यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं, यानी आप जो है हम लड़ने की स्थिति में नहीं है, आपको जो चीज चाहिए आप लेकर चले जाइए। ठीक है। तो यहाँ पर लक्ष्मण कुंवर और पदम कुंवर सरेंडर कर देते हैं। इससे हमको ये भी समझ आता है कि इस समय स्त्रियों का भी काफी ज्यादा महत्व था। ठीक है, क्योंकि स्त्रियां जो है वो सरेंडर कर रही, जबकि ये काम राजाओं का होता था, यानी कलचुरी काल में स्त्रियों का भी महत्व था। आपको यहां से ये चीज आपके पॉइंट में कभी क्वेश्चन आता है, कभी कूट वाला, तो उसमें ये आपको समझ आएगा, कभी क्वेश्चन बनेगा। तो स्त्रियों का भी महत्व था प्रशासनिक क्षेत्र में वहां पर। तो पदम कुंवर लक्ष्मण कुंवर सरेंडर कर देती है। तो यहां पर जो है भास्कर पंत लगभग 25 लाख रुपए नागपुरी रुपयों के हिसाब से 25 लाख रुपए वसूल करता है रतनपुर के कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह से, यानी उसका पूरा राजकोष को हड़प लेता है, और स्थानीय जनता से जो भास्कर पंत है वो लगभग 1 लाख रुपए वसूल करता है। ठीक है, जो उसके मदद किए रहते हैं उसको छोड़ देता है, जो मदद नहीं किए रहते उनसे 1 लाख रुपए की वसूली करता है। अब यहां पर जो है भास्कर पंत 1741 में आक्रमण जरूर करता है, क्योंकि रघुनाथ सिंह ने भास्कर पंत का विरोध नहीं किया, लड़ने की भी कोशिश नहीं की, इसलिए भास्कर पंत क्या करता है, रघुनाथ सिंह को पद से हटाता नहीं, राजा के पद से रघुनाथ सिंह को हटाता नहीं, और उसके बदले एक अपने उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है। उसका नाम रहता है कल्याणगिरी गोसाई। यानी भास्कर पंत खुद उसको बंगाल आक्रमण करने जाना था, तो बंगाल आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ने के लिए उसने क्या किया, एक व्यक्ति जिसका नाम था कल्याणगिरी गोसाई, उसको अपना प्रतिनिधि बनाकर रतनपुर में नियुक्त कर दिया और खुद आगे बढ़ गया बंगाल में आक्रमण करने के लिए। तो ये जानकारी हमको मिलती है शिवदास शास्त्री के जो यहाँ पर रचना है रतनपुर आख्यान, उससे मिलती है। क्लियर है। अब यहाँ पर कल्याणगिरी गोसाई जो है वो प्रतिनिधि बन जाता है, और 1741 में जब भास्कर पंत आक्रमण करके रतनपुर में आगे बढ़कर वो चला जाता है बंगाल में आक्रमण करने के लिए। तो अब जब भास्कर पंत बंगाल में आक्रमण करने जाता है तो 1 से 1.5 साल वहां पे युद्ध ही चलता रहता है, लेकिन कोई भी उनके मध्य सुलह नहीं हो पाती या युद्ध कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाता बंगाल में। तो अंत में अलीवर्दी खां और भास्कर पंत के मध्य एक समझौता होता है, जिसके तहत अलीवर्दी खां ये मान लेता है कि वो एक निश्चित कर की राशि जो है वो मराठों को देगा। अब ये जब समझौता होता है तो भास्कर पंत वहां से निकल जाता है वापस नागपुर आने के लिए। तो रास्ते में ही अलीवर्दी खां जो है छल कपट पूर्वक भास्कर पंत पर आक्रमण करता है मनकुटा नामक स्थान पर, जो कि उड़ीसा और बंगाल का बॉर्डर में रहता है। तो मनकुटा नामक स्थान पर जो है भास्कर पंत पर अलीवर्दी खां आक्रमण करता है और भास्कर पंत को यहीं पर अलीवर्दी खां मार देता है। तो भास्कर पंत की मृत्यु हो गई 1744 में। क्लियर है। अब जैसे ही ये सूचना लगती है हमारे रघुनाथ सिंह को, जो कि रतनपुर के कलचुरी शासक रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो प्रतिनिधि बनाकर गया था भास्कर पंत कल्याणगिरी गोसाई को, उसको जो है अपने जो रतनपुर के क्षेत्र से हटा देते हैं। लेकिन जब वो विरोध करने लगता है कल्याणगिरी गोसाई, तो उसको कैद करके अपने पास रख लेते हैं और अपनी सत्ता वापस पा लेते हैं रघुनाथ सिंह। तो अब यहाँ पर जब रघुजी भोसले को ये जानकारी लगती है कि भास्कर पंत की मृत्यु हो गई है और अलीवर्दी खां ने जो है भास्कर पंत को मार दिया है, तो रघुजी भोसले अपनी सेना लेकर जाते हैं बंगाल में फिर से आक्रमण करने के लिए। तभी उनको ये भी जानकारी लगती है कि जो यहाँ पर रघुनाथ सिंह था उसने भी क्या किया, कल्याणगिरी गोसाई को उसके पद से हटा दिया है और उसको भी कैद करके रखा है। तो रघुजी भोसले अपने साथ मोहन सिंह को लेकर आते हैं, जो कि रायपुर के कलचुरी वंश का रहता है, और जो है मोहन सिंह और रघुनाथ सिंह जो है उनके मध्य युद्ध होता है। आप बोल लीजिए कोई भी युद्ध नहीं, केवल नाम मात्र का युद्ध होता है। यानी रघुजी भोसले की सेना आती है जिसमें मोहन सिंह भी रहता है, और रघुनाथ सिंह क्योंकि वो हटा दिया रहता है कल्याणगिरी गोसाई को, तो फिर से टकरार होती है और अब जो है रघुनाथ सिंह को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, यानी अब रघुनाथ सिंह जो है, जो 1745 में ये सब होता है, 1745 में,
तो रघुनाथ सिंह जो है फाइनली जो है कलचुरी वंश के शासकों के रूप में हटा दिया जाता है और जो है यहाँ पर जो मुख्य रूप से मोहन सिंह जो है, जो अब रघुजी भोसले की सेना के साथ आया था, मोहन सिंह को यहाँ पर प्रबंधक नियुक्त कर दिया जाता है। यानी रघुनाथ सिंह अब कलचुरी शासन से हट गया, अब मोहन सिंह जो है वो रतनपुर के कलचुरियों का प्रबंधक बन गया। आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि मोहन सिंह कौन से वंश के शासक रहे, तो किसी वंश के शासक नहीं रहे, ना तो वो रतनपुर के कलचुरी शासक कभी बने, ना तो रायपुर के कलचुरी शासक बने, वो केवल प्रबंधक थे। ठीक है, तो मोहन सिंह कोई भी कलचुरी वंश का शासक नहीं बना। ठीक है, तो 1745 में मोहन सिंह को बना दिया जाता है प्रबंधक और रघुजी भोसले आगे चले जाते हैं बंगाल में आक्रमण करने के लिए। तो यहां पर अगर कभी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि यहां पर जो मेन रूप से छत्तीसगढ़ के रतनपुर के कलचुरियों का अंत कैसे हुआ, कौन से वर्ष में हुआ, तो 1741। 1741 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1741 से 1745 के बीच रघुनाथ सिंह केवल नाम मात्र के शासक थे, कल्याणगिरी गोसाई वहां पर था। तो रतनपुर के कलचुरियों के अंतिम शासक पूछा जाए तो वो रघुनाथ सिंह, ना कि मोहन सिंह। याद रखना, रतनपुर के कलचुरियों का अंतिम शासक है रघुनाथ सिंह। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की सत्ता कब समाप्त हुई, 1741। क्लियर है, तो यहां पर स्पष्ट हो गया मोहन सिंह 1745 में बन गया प्रबंधक और वो छत्तीसगढ़ में जो रतनपुर की शाखा है वो संभालने लगा। अब हम यहाँ पर आगे ये देखेंगे कि जो रायपुर के कलचुरी वंश है उसका अंत किस तरीके से हुआ और पूर्ण रूप से मराठा सत्ता कैसे स्थापित हुई। अब हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट जब तक लेके रखिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हमने रतनपुर या कलचुरियों में मराठा आक्रमण देख लिया, तो इस समय जैसे कि मैंने बताया रायपुर में भी कलचुरियों की एक शाखा स्थापित थी जिसको हम लहुरी शाखा बोल रहे थे। तो रायपुर ये कलचुरियों का अंत किस तरीके से हुआ, अब ये भी हम देख लेते हैं। तो रायपुर के कलचुरी वंश के जो अंतिम शासक रहे हैं उनका नाम था अमर सिंह, जो कि 1705 ईस्वी में जो है रायपुर के कलचुरी यानी लहुरी शाखा के शासक बने थे। और ये अमर सिंह जो है वो 1750 तक जो है वो रायपुर के कलचुरी वंश के स्वतंत्र शासक बने रहे। लेकिन जैसे कि 1741 में मराठों ने रतनपुर में हत्या लिया था और मोहन सिंह को रतनपुर का प्रबंधक बना दिया था, लेकिन जो रायपुर शाखा चल रही थी वहां पे अमर सिंह स्वतंत्र रूप से अभी भी शासन कर रहे थे। लेकिन सन 1750 की बात है जब मराठा सेना ने जो है वो अमर सिंह की जो रायपुर की सत्ता थी उसको भी हत्या ली, यानी रायपुर के कलचुरियों की भी सत्ता समाप्त कर दी। कब, 1750 में। और अमर सिंह रायपुर के कलचुरी वंश के अंतिम शासक थे, जबकि रतनपुर के कलचुरी के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह था, को याद रखना है। तो 1750 में जो है अमर सिंह की भी सत्ता को हत्या लिया गया, लेकिन अमर सिंह को अपनी आजीविका चलाने के लिए 3 परगने दिए गए। 1750 में 3 परगने जो है वो दिए गए अमर सिंह को अपनी आजीविका चलाने के लिए। परगना क्या होता था, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था कई भागों में बटी थी, जैसे गढ़, परगना, गांव। तो एक परगने के अंतर्गत 84 गांव आते थे, यानी 84 गांव के समूह को परगना कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर 1750 में अमर सिंह को मराठों ने 3 परगने दिए थे। पूरे रायपुर की सत्ता हत्या ली, लेकिन उनको 3 परगने दे दिए, रायपुर परगना, राजिम परगना और पाटन परगना। ये 3 परगने दे दिए, यानी एक परगने में 84 गांव, तो 84 इंटू 3 कर लीजिए, जितने गांव आए उतने गांव दे दिए किसको, अमर सिंह को, कि वो अपनी शासन चलाए। और अमर सिंह को ये 3 परगना फोकट में नहीं दिया गया, फ्री में नहीं दिया गया। उनको बोला गया कि आप इन 3 परगनों से जितनी भी वसूली करेंगे उसका 7,000 रुपए वार्षिक हमको कर के रूप में आपको देना पड़ेगा। यानी ये 3 परगने से भी आपको 7,000 रुपए वार्षिक हमको देना पड़ेगा। ये रघुजी भोसले के मराठों ने यहाँ पर शर्त रखी। तो अमर सिंह जो है 1753 तक इन 3 परगनों को अपने पास रखे रहे और यहाँ पर 7,000 रुपए वार्षिक मराठों को कर देने लगे। 1753 में जो है अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है और अमर सिंह का जो उत्तराधिकारी रहता है वो रहता है शिवराज सिंह। लेकिन जब अमर सिंह की मृत्यु होती है तो शिवराज सिंह तीर्थ यात्रा में गए रहते हैं, जिसके कारण मराठे क्या करते हैं, जो ये 3 परगने अमर सिंह को दिए थे वो हड़प लेते हैं। यानी अब पूरी तरीके से रायपुर की सत्ता कौन ले लेता है, मराठे ले लेते हैं। अब जैसे ही शिवराज सिंह तीर्थ यात्रा से वापस आता है और निवेदन करता है ये रघुजी भोसले से
कि हमको जो है, हमको भी अपनी सत्ता चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, अपनी जीवन चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, तब मेरे ऊपर जो है कृपा करके कोई क्षेत्र मेरे को भी दे जहां पर मैं अपना शासन कर सकूं और अपनी आजीविका चला सकूं। तब जो है मराठे जो है बरगढ़ नाम का एक क्षेत्र रहता है, परगना रहता है, वो दे देते हैं किसको, यहां पर दे देते हैं शिवराज सिंह को। बरगढ़ जो है महासमुंद के अंतर्गत आता था उस समय, तो ये बरगढ़ जो क्षेत्र रहता है, बरगढ़ परगना, वो दे देते हैं शिवराज सिंह को। और शिवराज सिंह को ये बोलते हैं कि आप बरगढ़ परगने के अंतर्गत जितने भी गांव पड़ रहे हैं, आप सबसे एक एक रुपए वसूल करके अपनी आजीविका चलाएं। यानी 84 गांव पड़ते थे, यानी 84 रुपए वसूल करो और जो है आप जो है अपनी आजीविका चलाओ। तो ये इस तरीके से 1822 तक ऐसे ही शासन चलता रहता है। और 1822 में शिवराज सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो पूरा क्षेत्र वापस मिला लिया जाता है, मराठों के अधीन ही क्षेत्र हो जाता है। तो इसलिए जो है इस तरीके से ये तो केवल आजीविका चलाने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से रायपुर के कलचुरियों का भी अंत हो जाता है 1750 में ही। ठीक है, या 1750-51 भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर अमर सिंह जो है वो रायपुर के कलचुरों के अंतिम शासक थे, क्योंकि सत्ता हड़पने के बाद उनको आजीविका चलाने के लिए 3 परगने दिए थे, और अमर सिंह की मृत्यु के बाद शिवराज सिंह को आजीविका चलाने के लिए एक क्षेत्र दिए थे, बरगढ़, जो कि महासमुंद के अंतर्गत है। इस तरीके से रायपुर के कलचुरियों का भी अंत हो जाता है। अब हम मराठा काल में सीधा हम बिंबाजी भोसले में जाए, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के प्रत्यक्ष मराठा शासक थे प्रथम। तो उससे पहले हमको नागपुर के शासकों के भी इतिहास को समझना पड़ेगा और उनकी भी राजनीति को समझना पड़ेगा, ताकि हम जो है बिंबाजी भोसले और उनके भाइयों को अच्छे से जान सके, जो आगे चलकर बहुत जरूरी है, जो आगे चलकर आपको मराठा काल के इतिहास को समझने में बहुत आसानी होगी उससे। अगर हम बात करें जो नागपुर के शासक थे, हम अभी तक देखते आ रहे हैं, नागपुर के भोसला वंश के शासक का नाम था रघुजी भोसले। ठीक है, तो रघुजी भोसले की टोटल 12 पत्नियां थी। ठीक है, यानी रघुजी भोसले की टोटल पत्नियां थी 12। अब 12 पत्नियां थी, लेकिन रघुजी भोसले को जो संतानों की प्राप्ति हुई थी वो केवल 2 पत्नियों से हुई थी। एक पत्नी का नाम था सोलाबाई और एक पत्नी का नाम था बालाबाई। यानी रघुजी भोसले की 2 वाइफ थी जिनसे उनको संतानों की प्राप्ति हुई थी। एक थी सोलाबाई, एक थी बालाबाई। सोलाबाई बड़ी पत्नी थी, यानी बड़ी रानी थी, और बालाबाई जो थी वो छोटी रानी थी, लेकिन चहेती रानी थी। ठीक है, तो सोलाबाई से रघुजी भोसले को 2 संतान की प्राप्ति होती है। एक होती है मुधोजी और एक होता है बिंबाजी। यानी सोलाबाई से रघुजी भोसले के 2 बेटे पैदा होते हैं, एक का नाम था मुधोजी और एक का नाम था बिंबाजी। वहीं बालाबाई के भी से भी रघुजी भोसले को 2 बेटे प्राप्त होते हैं, एक होते हैं जानको जी और एक होते हैं साबा जी। तो रघुजी भोसले के टोटल 4 बेटे हो गए, मुधोजी, बिंबाजी, जानको जी और साबा जी। क्लियर है। अब यहाँ पर रघुजी भोसले ये जानते थे कि जब उनकी मृत्यु होगी तो उनके बेटों के मध्य जो है उत्तराधिकारी का युद्ध होगा। तो रघुजी भोसले जो है ये उत्तराधिकारी का युद्ध ना हो, इसी के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, अपने जीवित रहते ही अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था। यानी अपने जो उसका नागपुर राज्य था पूरा, उस नागपुर राज्य को उन्होंने जो है 4 भागों में बांट दिया था और अपने बेटों में जो है अपनी सत्ता को बांट दी थी कि मेरे मृत्यु के बाद यहाँ का शासक ये बनेगा। तो अगर हम देखें तो रघुजी भोसले ने जो है टोटल अपने नागपुर राज्य को 4 भागों में बांटा था। एक था चांदा क्षेत्र, एक था छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, एक था नागपुर का क्षेत्र और एक था बरार का क्षेत्र। तो क्या किए रघुजी भोसले ने, मुधोजी को दिया था चांदा का क्षेत्र शासन करने के लिए, चांदा महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र। बिंबाजी को दिया था छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, जानको जी को दिया था नागपुर के आसपास का क्षेत्र और साबा जी को दिया था बरार का क्षेत्र। क्योंकि नागपुर जो है उस समय राजनीति का मेन केंद्र था और वो सत्ता मिल गई थी जानको जी को। तो उसके जो बाकी ये छोटा भाई था, इसने तो नहीं किया क्योंकि ये इसका सगा भाई था, लेकिन ये बाकी 2 तो ये दोनों उसके सौतेले भाई थे। और क्योंकि बड़ी रानी का बेटा था कौन, मुधोजी और बिंबाजी, तो ये दोनों एक साइड हो गए और उन्होंने विरोध किया किसका, जानको जी और साबा जी का, क्योंकि जानको जी को मिल गया था नागपुर का क्षेत्र। तो क्योंकि नागपुर राजनीति का मेन केंद्र था तो हर व्यक्ति ये चाहता था कि उसको नागपुर का क्षेत्र ही मिले। लेकिन क्योंकि रघुजी भोसले ने क्या किया था, अपना साम्राज्य जो है बंटवारे में जानको जी को नागपुर का क्षेत्र दिया था, इसलिए ये बन गया उनके मध्य युद्ध का कारण। ये चारों भाई जो है वो आपस में लड़ने लगे। एक तरफ ये दोनों भाई हो गए,
एक तरफ, ये दोनों भाई हो गए। जब 1755 में रघुजी भोसले का मृत्यु हुई तो रघुजी भोसले जो उत्तराधिकारी का युद्ध टालना चाहते थे वो टला नहीं और चारों भाई आपस में लड़ बैठे। तो जानकोजी और साबाजी एक तरफ और एक तरफ मुधोजी और बिंबाजी, इनका युद्ध हुआ जिसमें जो है मुधोजी हार गए। क्योंकि मुधोजी हार गए और मुधोजी को चांदा का क्षेत्र मिला था, इसलिए मुधोजी वापस कहां चले गए, चांदा के क्षेत्र में। और बिंबाजी भोसले को छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मिला था, लेकिन बिंबाजी भोसले क्योंकि ये नागपुर की राजनीति में अपने आप को व्यस्त रखना चाहते थे और अपने भाई मुधोजी को नागपुर का शासक बनाना चाहते थे, इसी के लिए बिंबाजी कहां चले गए, वो भी चांदा के क्षेत्र में चले गए 1755 अपने भाई मुधोजी के पास। और वहां जाकर रणनीति बनाने लगे कि हम कैसे जानकोजी और साबाजी को हराएंगे। तो इसी के लिए 1755 में रघुजी भोसले की मृत्यु के बाद जब बिंबाजी को छत्तीसगढ़ विशेषकर जैसे हम बोले रतनपुर का क्षेत्र प्राप्त हो चुका था, लेकिन बिंबाजी भोसले 1755 में रतनपुर नहीं आए। रतनपुर में आपको अभी जब मैंने पहले पढ़ाया था कि इस समय रतनपुर का प्रबंधक कौन था, प्रबंधक था मोहन सिंह। क्लियर है। तो यहाँ पर क्योंकि बिंबाजी को रतनपुर यानी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मिल चुका था, तो बिंबाजी भोसले खुद चांदा गए, लेकिन अपने एक व्यक्ति दीवान बनाकर भेजे रतनपुर के क्षेत्र में शासन करने के लिए। उस दीवान का नाम था नीलकंठ, या इसको ही आप आगे चलकर नीलू पंडित के नाम से भी जानेंगे। तो नीलकंठ जो थे उनको दीवान बनाकर बिंबाजी भोसले भेजे रतनपुर में 1755 में। लेकिन जब नीलकंठ यहाँ पर आए तो मोहन सिंह ने उनका विरोध किया और नीलकंठ तो थोड़े दिन ही यहाँ पर रहे, लेकिन जिस उद्देश्य से यहाँ पर बिंबाजी नीलकंठ को भेजे थे कि वो राजस्व की वसूली करके अच्छा खासा राजस्व लाएंगे, नीलकंठ को मोहन सिंह वहां पे शासन करने ही नहीं दिए और ना ही राजस्व के क्षेत्र में उनको कुछ करने का मौका दिया। तो नीलकंठ को हटाकर बिंबाजी भोसले ने दोबारा एक नया दीवान भेजा, उसका नाम था घोड़ो महादेव। पहले नीलकंठ को भेजा, फिर भेजा घोड़ो महादेव को दीवान बनाकर। और यहाँ केवल इस बार घोड़ो महादेव को अकेले नहीं भेजा गया, इनके साथ कुछ मराठा सरदार यानी सैनिक भी भेजे गए कि वो यहाँ पर जाकर अपनी सत्ता स्थापित करें। लेकिन घोड़ो महादेव भी यहाँ पर कुछ दिन ही रह पाते हैं और मोहन सिंह तब भी अपना शासन स्वतंत्र रूप से चलाता रहता है। तब यहाँ पर उनको पता चल जाता है मोहन सिंह को कि क्योंकि अब कहीं ना कहीं बिंबाजी भोसले मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसी के लिए क्योंकि बिंबाजी भोसले इतने साल से पहले भी उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, शासक बनने की, लेकिन शासक नहीं बना, प्रबंधक बना। लेकिन प्रबंधक रहते हुए तो भी उसकी स्वतंत्र सत्ता तो रही वहां पर, इसलिए मोहन सिंह जो है वो रतनपुर से हटना नहीं चाहते थे। प्रबंधक होते हुए भी खुद को राजा समझते थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और अपनी एक सैनिक टुकड़ी तैयार की कि जैसे ही बिंबाजी की सेना हम पर आक्रमण करेगी, हम भी अपनी एक सेना तैयार रखते हैं, हम भी उनके ऊपर आक्रमण करके उनको परास्त कर देंगे और अपनी छत्तीसगढ़ में एक अलग सत्ता स्थापित कर लेंगे। मोहन सिंह का यह विचार था। इसी के लिए मोहन सिंह ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी तैयार की और जब घोड़ो महादेव ने यह सूचना बिंबाजी भोसले तक पहुंचा दी कि ये भी एक सैनिक टुकड़ी तैयार कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, तब बिंबाजी भोसले ने यह निर्णय लिया कि वो भी अब छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करने जाएंगे और छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता को स्थापित कर लेंगे। ठीक है, कि अब दीवानों की नहीं बल्कि बिंबाजी भोसले ने खुद डिसाइड किया कि वो छत्तीसगढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर बिंबाजी भोसले जो है अपनी सेना तैयार करने लगे और मोहन सिंह अपनी सेना तैयार करने लगे। लेकिन आप भाग्य की नीति देखिए कि मोहन सिंह जो है 23 जनवरी 1757 को जब अपनी सेना पहली तैयार कर रहे थे तो अचानक ही मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है। यानी बिंबाजी भोसले अभी वहां से आने के लिए निकले भी नहीं है, लेकिन उसके पहले ही मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है अचानक ही 23 जनवरी 1757 को। तो अब जो बिंबाजी भोसले आते और छत्तीसगढ़ में उनको सत्ता स्थापित करने के लिए युद्ध करना पड़ता, वो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया और बिंबाजी भोसले अब नागपुर से निकले और छत्तीसगढ़ में आकर चुपचाप स्थापित हो गए। उनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं रहा और इस तरह छत्तीसगढ़ में और रतनपुर में मराठा सत्ता आसानी से स्थापित हो गई और छत्तीसगढ़ में चालू हो गया प्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 फरवरी 1757 को बिंबाजी भोसले अपनी सेना के साथ निकलते हैं नागपुर से, या बोल सकते विशेषकर चांदा क्षेत्र से छत्तीसगढ़ आने के लिए। क्लियर है, क्योंकि वो चांदा में थे तो चांदा से अपनी सेना लेकर, क्योंकि उनको विभाजन में क्या छत्तीसगढ़ का यानी रतनपुर का क्षेत्र मिला था, तो बिंबाजी भोसले 4 फरवरी 1757 को वहां से निकलते हैं और मई 1757 को वो छत्तीसगढ़ आ जाते हैं और अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो फिर बिंबाजी भोसले का शासन चालू हो जाता है मई 1757 से।
ठीक है। तो यहां से जो है बिंबाजी भोसले का शासन प्रारंभ होता है, लेकिन इस डेट में इतिहासकारों को मतभेद है कि 1757 से इसका कार्यकाल प्रारंभ माने कि 1758 से। तो कई बुक में जो है इस कार्यकाल का प्रारंभ 1758 में लिखता है, लेकिन कई बुक में 1757 में लिखता है। तो ऐसे जो है कभी भी ये दोनों ऑप्शन एक साथ पेपर में कभी नहीं आएंगे, एक ही आएगा। तो 1757 आएगा तो आपको वो लेना है, 58 आएगा तो वो लेना है। तो यहीं से छत्तीसगढ़ का आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रारंभ होता है और यहीं से छत्तीसगढ़ में मराठा सत्ता स्थापित होती है और बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक बनकर रतनपुर के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो यहाँ जो आपको डेट याद रखना है, 23 जनवरी 1757 को मोहन सिंह की मृत्यु होती है और 4 फरवरी 1757 को जो बिंबाजी है वो नागपुर से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होते हैं और मई 1757 को आ जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी कूट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि बिंबाजी भोसले भी जो है वो छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहते थे। उन्होंने जो अपने भाइयों को जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जंगली क्षेत्र है, मैं वहां पर नहीं जाना चाहता, बल्कि जो है नागपुर की राजनीति में अपना विश्वास रखना चाहता हूं और उसमें योगदान देना चाहता हूं। तो ये लेटर में आपको ये भी समझ आता है बिंबाजी भोसले भी छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहते थे, लेकिन वो जब युद्ध में हार जाते तो उनका शासन करने के लिए और कोई चारा नहीं बचता, इसलिए बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। तो अब जो है यहीं पर हमारी आज की क्लास को खत्म करेंगे और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ये पढ़ेंगे कि बिंबाजी भोसले का शासन किस तरीके से रहा, बिंबाजी भोसले और जमींदारों में क्या संबंध रहे, बिंबाजी भोसले की क्या स्थापत्य कला रही और आगे चलकर बिंबाजी की जो वाइफ आनंदी बाई, उनके भतीजे चिमरजी भोसले, उनका शासन किस तरीके से रहा, ये अगली क्लास में हम कवर करेंगे। तो वो जो है क्लास वो पेड क्लास है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर आपको वो क्लास ज्वाइन करना है तो आप जो है रजिस्ट्रेशन कराई, तो प्रतिदिन जो है आपको एक एक वीडियो मिलेगा इसी प्रकार से और आप जो है अपना छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चली होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।